बीबीसी का नाम आपने खूब सुना होगा। इसका पूरा नाम है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ये ब्रिटेन का सरकारी मीडिया संस्थान है, ठीक वैसे ही जैसे भारत में प्रसार भारती है। बीबीसी ब्रिटिश नागरिकों के टैक्स के पैसे से चलता है और पूरी दुनिया में अपनी खबरें परोसता है। एक समय बीबीसी की खबर को सबसे निष्पक्ष समझा जाता था, लेकिन लगता है जैसे आजकल बीबीसी अपनी राह भटक चुका है। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। यानी जो बीबीसी कभी सटीक निष्पक्ष खबर के लिए जाना जाता था, अब उस बीबीसी का विवादित चैनलों में नाम गिना जाने लगा है। चीन के प्रति उसका प्रेम छिपा ही नहीं छिप रहा है और इस्लाम को तो मानो बीबीसी के रूप में एक नया खलीफा मिल गया हो। तो आज चलो शुरू करते हैं ऑपरेशन बीबीसी। और इसमें सबसे पहले भारतीय मूल के ब्रिटिश पत्रकार लॉर्ड इंद्रजीत सिंह जी की बात करते हैं, जिन्होंने 5 अक्टूबर 2019 को बीबीसी के साथ अपना 35 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया था। इस रिश्ते के टूटने का किस्सा भी अजीब है। इसी एक किस्से से आप लोगों को सारा माजरा समझ में आ जाएगा। असल में लॉर्ड इंद्रजीत सिंह जी बीबीसी रेडियो 4 के लोकप्रिय कार्यक्रम थॉट फॉर द डे को प्रेजेंट करते थे। हर रोज की तरह उस दिन भी भारतीय मूल के ब्रिटिश पत्रकार लॉर्ड इंद्रजीत सिंह जी तैयार होकर अपना प्रोग्राम प्रेजेंट करने आए थे। उस दिन का मुद्दा था हमारे सिख गुरु तेग बहादुर जी को लेकर, कि कैसे गुरु तेग बहादुर जी ने 17वीं शताब्दी में भारत में हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाए जाने के खिलाफ मुगलों से लड़ाई लड़ी थी, और कैसे गुरु तेग बहादुर जी के धैर्य और संयम से आग बबूला होकर मजहबी दरिंदे औरंगजेब ने चांदनी चौक पर उनका शीश काटने का हुक्म जारी किया था। प्रोग्राम शुरू ही होने वाला था कि अचानक बीबीसी की मॉनिटरिंग टीम ने लॉर्ड इंद्रजीत सिंह जी को प्रोग्राम करने से रोक दिया, क्योंकि बीबीसी को मुस्लिम नाराज नहीं करने थे। इसके बाद इंद्रजीत सिंह जी ने बीबीसी छोड़ दिया और मीडिया से कहा कि बीबीसी का उद्देश्य अब पूरी तरह बदल गया है। मुझे विश्वास है यदि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी, यहाँ तक कि ईसा मसीह जीवित होते तो उन्हें भी थॉट्स फॉर द डे में शामिल नहीं किया जाता। अब अगर भारत की बात करें तो फिलहाल भारत में बीबीसी की खबरें अजीब होती है। जैसे कहीं दंगा हुआ या सीए को लेकर उत्पात जो मच रहा था, जहां भी पुलिस हरकत में आई तब इनकी खबरें देखिए। जुनैद घर से पार्ले का बिस्किट लेने निकला था, पुलिस की गोली का शिकार हो गया। महमूद नमाज पढ़ने जा रहा था, साजिया मदरसा जा रही थी। कयूम घर से अब्बा की दवाई लेने निकला था, कह रहा था अम्मी बस अभी थोड़ी देर में आया, लेकिन हिंसा में मारा गया। सैड म्यूजिक चलता है और लगता है जैसे दंगा करने वाले पुलिस बल या मंगल ग्रह से आए हुए लोग हो और ये मासूम उसमें मारे गए हो। यानी ब्रिटिश सरकार का यह संस्थान भारत विरोधी एजेंडे और फेक न्यूज़ की एक बड़ी फैक्ट्री बनकर उभरता जा रहा है। जब लाखों लोगों का हत्यारा बगदादी मारा जाता है तब बीबीसी से मुस्लिम धर्मगुरु लिखता है, और जब छुटमुट बयान देने तक सीमित रहने वाले भारतीयों को बीबीसी हिंदू कट्टरपंथी तक लिख डालता है। हालांकि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में सबसे आगे रहने वाले बीबीसी की शॉर्ट वेव पर प्रसारित होने वाली हिंदी रेडियो प्रसारण सेवा 31 जनवरी को बंद कर दी थी। लेकिन बीबीसी यूट्यूब समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपने काम को आगे बढ़ा रहा है। पिछले दिनों बीबीसी ने एक वीडियो डाली थी जिसका शीर्षक था भारत योग गुरु नहीं यौन गुरु था। हमने इसके विरोध में बीबीसी के दावों तथ्यों को चुनौती देते हुए वीडियो बनाई थी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप चाहे तो देख सकते हैं। मीडिया की स्वतंत्रता की बात करने वाला बीबीसी अपने पत्रकारों को बोलने की कितनी स्वतंत्रता देता है, आप 1 मिनट में समझ सकते हैं। इससे साफ पता चलता है कि बीबीसी का कोई भी कंटेंट बिना उसकी मॉनिटरिंग टीम के प्रस्तुत नहीं किया जाता। मॉनिटरिंग टीम में जैसा कि सुना है जुबैर अहमद, रेहान फजल, मोहम्मद जुबैर खान, फैसल मोहम्मद अली समेत कई लोग हैं जिनके आर्टिकल भी बीबीसी पर आते रहते हैं। बीबीसी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ता जिससे वो भारत की एकता और संप्रभुता को चुनौती ना दे सके। धारा 370 हटे 1 साल होने को है, लेकिन बीबीसी अभी भी जम्मू कश्मीर को भारत प्रशासित क्षेत्र लिखता है। कई लोगों ने जब इसका ओर से संपादकों का ध्यान खींचा तो उन्होंने जवाब देने के बजाय भारत विरोधी इस रवैये को और भी तेज कर दिया। जम्मू कश्मीर ही नहीं, अरुणाचल और उत्तर पूर्व के कुछ क्षेत्रों को भी लेकर बीबीसी अक्सर ऐसी आपत्तिजनक रिपोर्टिंग करता रहा है। कुछ समय पहले इसी बीबीसी ने भारतीय सरकारी कंपनी जीवन बीमा निगम को लेकर झूठी खबरों की भरमार कर दी थी। यह बता था कि एलआईसी कंगाल हो चुकी है, जबकि एलआईसी की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक है और अगर कभी कोई समस्या आए भी तो इसके निवेशकों को भारत सरकार काउंटर गारंटी देती है। यानी बीबीसी ये सारे काम भारत में मीडिया की स्वतंत्रता की आड़ में कर रहा है। इससे आगे बढ़े तो ब्रिटेन दुनिया के
उन कुछ देशों में से है जहां चाइनीज वायरस ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई, लेकिन बीबीसी का पूरा ध्यान भारत के खिल्ली उड़ाने पर था। बीबीसी हिंदी ने कार्टून छापा जिसमें मास्क लगाना जरूरी कहने के केंद्र सरकार के आदेश पर व्यंग किया गया था। इसमें दिखाया गया था कि इससे भारतीयों को अपने तन के कपड़े फाड़कर मास्क बनाने पड़ेंगे। ये कोई व्यंग नहीं बल्कि नस्ल भेदी मानसिकता की निशानी थी। भारत ने जब मानवीय आधार पर मलेरिया की दवा हाइड्रोक्लोरोक्विन के निर्यात की अनुमति दी, तब सबसे पहले बीबीसी हिंदी ने एक रिपोर्ट पोस्ट की और दावा किया कि इससे भारत के अंदर दवा की कमी हो जाएगी और लोगों को नहीं मिलेगी। ये सरासर झूठ था, क्योंकि भारत ने निर्यात की अनुमति अपनी आवश्यकता पूरी करने के बाद ही दी थी। जब बीबीसी की दाल यहाँ भी नहीं गली तो कुछ लोगों का सहारा लेकर हाइड्रोक्लोरोक्विन के साइड इफेक्ट बताने शुरू कर दिए। इसमें खाली बैठी कई विदेशी कंपनियों के कुछ लोगों का सहारा भी लिया ताकि चीन की दवा मार्केट में पहुंच जाए। लेकिन संयोग से एक दिन खुद ही ब्रिटिश सरकार भारत के आगे हाइड्रोक्लोरोक्विन के लिए हाथ पसार कर खड़ी हो गई। उसने कहा हाइड्रोक्लोरोक्विन ही नहीं, पैरासीटामोल जैसी आम दवा भी मांगी। जो देश खुद इतनी विपन्न स्थिति में है, उसका सरकारी मीडिया संस्थान अगर भारत को लेकर ऐसी मानसिकता रखता है तो समझ जाइए बीबीसी चीन के हाथ की कठपुतली बनकर भारत में नाच रहा है। आप देखिए बीबीसी की भारतीय सेवाओं में आप कभी भी चीन के विरोध या आलोचना का कोई समाचार नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि हांगकांग में चीन के अत्याचारों के समाचार भी बीबीसी पर सेंसर किए गए। बीबीसी की भारतीय सेवाओं में लगभग पूरी तरह से वामपंथियों और इस्लामिक कट्टरपंथियों का दबदबा बन चुका है। ऐसे में अगर यह संस्थान भारत विरोधी दुष्प्रचार का औजार बन चुका है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गौरतलब है, फरवरी के अंतिम सप्ताह में राजधानी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में दिल्ली पुलिस के जवान सहित 53 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे। लेकिन बीबीसी का रवैया हिंदू विरोधी ही रहा। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में उस दंगाई भीड़ का जिक्र नहीं किया जिसने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतनलाल और आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या कर दी थी। डीसीपी पर हमले का भी कोई जिक्र इसमें नहीं किया गया। इसी कारण 12 मार्च को एक असाधारण घटनाक्रम के तहत प्रसार भारती के 100 से ज़्यादा कर्मचारियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके प्रसार भारती के पूर्व सीईओ जवाहर सरकार और साथ में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्था बीबीसी की कड़ी निंदा की थी। 5 अगस्त 2019 को जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई तो बीबीसी ने देश में एक अलग माहौल खड़ा किया। यहाँ की फुटेज पाकिस्तान तक पहुँचाई। साथ ही एक खबर प्रसारित की कि 9 अगस्त को हजारों लोग श्रीनगर के शोरों में विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर जमा हुए और पुलिस को प्रदर्शनकारियों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल करते हुए आंसू गैस के गोले दागते देखा गया। फिर भी भारत सरकार कह रही है कि विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। बीबीसी की देखा देखी राइटर्स और अरबी न्यूज अल जजीरा ने भी इस खबर को पूरे विश्व स्तरीय बना दिया। इन खबरों के तुरंत बाद गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि विरोध प्रदर्शन में 10,000 लोगों के शामिल होने के समाचार संगठन द्वारा किया गया दावा मनगढ़ंत और गलत है और केवल कुछ विरोधी लोगों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया जिसमें 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हुए थे। यहाँ लताड़ मिलते ही उसी दौरान घाटी में भीड़ द्वारा एक ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी गई थी, जिसे इस संस्थान ने कुछ इस तरह पेश किया कि पत्थरबाजों को लगा कि ट्रक में सेना के जवान हैं, इस कारण ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी। मसलन ट्रक ड्राइवर की हत्या को एक किस्म से जायज ठहराने का काम किया गया जब अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी ने इस मुद्दे को उठाया और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक बड़े अधिकारी इम्तियाज हुसैन ने बीबीसी को लताड़ लगाते ट्वीट किया, तब इन्होंने अपनी खबर में जरा सा परिवर्तन किया। 2017 में जब आतंकवादियों से मुठभेड़ में भारतीय सैनिक शहीद हुए तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत ने कहा था कि जो लोग आतंक का समर्थन करते हुए आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट और पाकिस्तान के झंडे फहराना जारी रखेंगे उन्हें देशद्रोही समझा जाएगा और नहीं बख्शा जाएगा। तब बीबीसी ने हेडलाइन दी थी, प्रिय सेनापति आप बस खून बहा सकते हैं। इतना ही नहीं, सितंबर 2019 में जब भारतीय प्रधानमंत्री हाउडी मोदी कार्यक्रम में शामिल होने ह्यूस्टन पहुंचे तो 10-15 की भीड़ ने मोदी के विरोध में प्रदर्शन किया, जिन्हें हम मुट्ठी भर लोग कह सकते हैं। लेकिन बीबीसी को तो दिखाना था कुछ ऐसा जिससे उनके आका खुश हो जाए। बस फिर क्या था, वही चंद लोगों के विरोध की खबर बना दी। यानी जब दुनिया के 2 बड़े लोकतांत्रिक देश हजारों लाखों लोगों के बीच गरीबी मिटाने और नई टेक्नोलॉजी ईजाद करने की बात कर रहे थे, तब बीबीसी बाहर खड़ा होकर पाकिस्तान प्रायोजित 10-20 चूजों को पकड़कर विरोध के छुटपुट वीडियो बना रहा था। मसलन हर मुद्दे पर बीबीसी का स्पष्ट भारत विरोधी एजेंडा सामने आ जाता है। बीबीसी के खिलाफ काफ़ी समय से सोशल मीडिया पर मुहिम चल रही है, इसे बैन करने की मांग भी हो रही है। कुछ कश्मीर से संबंधित रिपोर्टिंग पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सिर्फ यही बीबीसी का पुराना एजेंडा है। एक समय पूर्वी जर्मनी के लोगों ने
अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को उठाने के लिए बीबीसी को हजारों पत्र लिखे, लेकिन खबर तो दूर, बीबीसी ने उन पत्रों का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा, जिसे पिछले दिनों लेखक सुजाने सैडलिस ने इन पत्रों का जर्मन से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया और 2017 में लेटर्स विदाउट सिग्नेचर के नाम से किताब प्रकाशित की और लिखा, जो काम उस जमाने में बीबीसी रेडियो से कर रहा था वही काम आज सोशल मीडिया से कर रहा है।